नमस्कार दोस्तों, चलिए आज आपका स्वागत है थैंक यू थर्सडे में। ठीक है। तो आज आप सभी को थैंक्स बोलता हूँ मैं। और आज जिस बारे में बात करेंगे हम और आप, वो है एक्स कैडर पोस्ट चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर और विजिलेंस इंस्पेक्टर के बारे में। ठीक है। तो इसको जानेंगे कि इसके लिए जो श्योर शॉट स्ट्रेटजी हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हम किस टॉपिक को लेकर बात करेंगे। इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं कि पहले तो जो नीड है एग्जामिनेशन की वो देखना चाहिए, उनको जानना चाहिए और सिलेबस को फॉलो करना चाहिए। एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ एग्जामिनेशन को लेना चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जब अर्ली जैसे कि अभी नोटिफिकेशन हुआ है, तो उसी वक्त आपको स्टार्ट कर देना चाहिए आपकी प्रिपरेशन। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको जो सिलेबस की टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, उसकी क्या डिमांड है। और अगर नोट मेकिंग कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा है। और इस एग्जामिनेशन में एक होता है जिस पे आपको आंसर राइटिंग करना पड़ता है, यानी कि अ, लिखना पड़ता है। तो हम क्वेश्चन पेपर को भी देखेंगे और आगे समझेंगे कि क्या डिमांड है। तो पहले तो इसके अंदर जो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसकी डिमांड को हम समझ लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, एज यू नो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन जो डिमांड है वो नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्यूरेसी और प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और उसके बाद ही आपको सक्सेस मिल सकता है। तो आपके पास जितने ज़्यादा नॉलेज होगी, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और एक्यूरेसी बढ़ेगी तो जब कैसे बढ़ेगी, जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं, नोटिफिकेशन को देखते हैं। और उसके अंदर जैसे ये एक नोटिफिकेशन है, चेन्नई का है, जो 29/6 को निकला है। यहाँ पे जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए निकाला है उन्होंने, एक्स कैडेट पोस्ट। ठीक है। तो इसकी एलिजिबिलिटी तो आप जब आप फॉर्म भरेंगे उस वक्त आपने क्लियर करना है कि क्या क्या आपको चाहिए। ठीक है। और उसके आधार पे ही आप कर सकते हैं। जैसे कि चीफ ओएस या ओएस जो होते हैं वो कर सकते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए। और हेल्थ इंस्पेक्टर या फार्मासिस्ट जो भी होते हैं वो भी कर सकते हैं। एचआई बोलते हैं, सीएचआई भी बोलते हैं कहीं कहीं, चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर बोलते हैं। तो ये सब होते हैं इनके लिए जो क्राइटेरिया है, वो आपको जांच करते रहना है। फिर आपको एप्लीकेशन को सबमिट भी करना है। ठीक है। तो ये उनका नोटिफिकेशन है। सिलेक्शन प्रोसीजर उन्होंने बताया है कि आपको एटलीस्ट 60% मार्क लेना पड़ेगा। और इसके अंदर क्या होता है, एक्स कैडर पोस्ट है, तो इसके अंदर एस टी एस सी के लिए कोई रिजर्वेशन का पॉलिसी नहीं होता है। ठीक है। एक कैडेट का टेन्यूर जो है वो 3 साल का है, लेकिन इनको बढ़ा के 5 साल तक किया जा सकता है। यहाँ इन्होंने 3 साल के बारे में जिक्र किया है। अ, इसके अलावा जो हम जिस पर फोकस करेंगे वो इनका सिलेबस होगा। ये फॉर्म है। ठीक है। तो इन्होंने कुछ खास नहीं दिया है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ उन्होंने ये किया है। और ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि कैंडिडेट शुड possess sufficient knowledge of railway service conduct rule and railway servant disciplinary rules and other code provision their professional matter। ठीक है। इतने ही में उन्होंने समझ दिया है। तो हम एक पुराना क्वेश्चन भी देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है उसको भी हम जांच करेंगे। ठीक है। ये हुआ सदर्न रेलवे का। अब हम वेस्टर्न रेलवे द्वारा जारी अम, जो ये है, देखिए ये उनका कवरिंग लेटर है। और ठीक है, ये वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद द्वारा जारी ये है। लेकिन ये क्या है कि हेडक्वार्टर के पोस्ट होते हैं, तो चर्च गेट द्वारा ही ये जारी किया गया है। ठीक है। 1/8 तक इनका ये था, जो चला गया लास्ट डेट, कट ऑफ डेट। ठीक है।
यहाँ पे जो है वो है ट्रैफिक कमर्शियल आरपीएफ के लिए 5 सीट है और अकाउंट पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए 3 सीट है। टोटल 8 वैकेंसीज वेस्टर्न रेलवे ने जारी की थी। आई होप कि आप लोगों ने इसे अप्लाई कर दिया होगा, और जो अप्लाई कर चुके हैं या जो सोच रहे हैं उनके लिए काफ़ी ये वीडियो बेनिफिट होने वाला है, और इसकी वैकेंसीज आते रहती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये सारा चीज़ मैं कोशिश करूँगा कि टेलीग्राम चैनल पर आज ही अपलोड हो जाए जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अकाउंट डिपार्टमेंट से कौन कौन इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं वो आप देख रहे हैं। ठीक है, पर्सनल डिपार्टमेंट से कौन कौन एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं वो हैं ट्रैफिक और कमर्शियल से। ठीक है, आरपीएफ से 17/9/2022 को एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट रखी गई है, सैटरडे को। 60% मार्क्स मैंने जैसे कि बताया, और इसमें एसटीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन की रिटन एग्जामिनेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क है वो क्लियर कट बता दिया गया है, जैसे कि सदर्न रेलवे में नहीं था। ये फिर एप्लीकेशन फॉरवर्डिंग की जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे बताई गई है कि कैसे कंसर्न कंट्रोल ऑफिसर के साथ ये भेजना है उनको, जो एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ भी उन्होंने बताया है कि द पोस्ट ऑफ CVIs and VS ex-cadet tenure post, there is no provision for reservation for the vacancy of the employee reserve category. However, the employee belonging to the reserve category may be encouraged to apply. ठीक है, तो उनकी नहीं होगी रिजर्वेशन, पर उनको अप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित करना है अपने को। ठीक है, अभी 16/8/22 तक जो है उनको भेजना है। 1/8 तक यूनिट में आपको जमा करना था। ठीक है, तो ये इसका ये हुआ, और ये बायोडाटा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसमें सफलता कैसे पाया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने कुछ ये बनाए हुए हैं। टोटल 100 मार्क्स से सवाल होते हैं, और इसके लिए ये एक पुराना पेपर है जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। 8/1/2022 का पेपर है, और ये नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का पेपर है जो आप अभी देख रहे हैं। ठीक है, आप इसमें देखेंगे कि 2 घंटे का पेपर है, 50 मार्क्स दिए गए हैं। इसके अंदर जो है 5 मार्क्स के फुल फॉर्म है। ठीक है, एस्पेरो है, ITM है, इसी तरह राइट से HOG वगैरह सब है। ठीक है, तो इसको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि फुल फॉर्म वाले ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। फिर जैसे कि सदर्न रेलवे ने बताया कि DR पे आपको फोकस करना चाहिए, तो यहाँ DR से रिलेटेड है कि बड़ी शास्ती और छोटी शास्ती क्या है, व्हाट आर द मेजर एंड माइनर पेनल्टीज। तो ये भी 5 मार्क्स के हैं, ज़्यादा 5 लाइन या 10 लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर वो जो शास्तियाँ हैं जो 11 हैं टोटल, 6 और 5 का, तो वो कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हैं, तो आपको 5 नंबर श्योर शॉट मिलना चाहिए। ठीक है, परिचालन अनुपात क्या है, और पूर्वोत्तर सीमा रेल के परिचालन अनुपात को बढ़ाने के लिए आपका क्या सुझाव है। तो ये इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे यानी कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के कोचिंग से और माल परिचालन से प्राप्त आय में वृद्धि के लिए अपने सुझाव दें, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार किसी राज्य के को किस तरह प्रभावित करता है, भारतीय रेल में भ्रष्टाचार नियंत्रण के उपायों की विवेचना करें। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट क्या है और इसके लाभ और चुनौतियों की विवेचना करें। ठीक है, तो विवेचना और ये क्या मतलब जो चैलेंजेस हैं ट्रांसपोर्टेशन के वो डिस्कस करने के लिए बताया है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है कि सतर्कता जांच के दौरान निम्नलिखित में किन पहलुओं की जांच की जा सकती है।
ट्रेन में कार्यरत टिकट जांच कर्मी के जांच के समय और पार्सल कार्यालय में जांच के समय, जैसे कि ट्रेन में अगर कोई टिकट कर्मी टिकट चेकिंग स्टाफ है तो उसके पास कितने कैश होने चाहिए उसके खुद के, तो वो सब चीज़ों को जांच करने के लिए आपको बताया जाता है। पार्सल कार्यालय में भी जांच करने के लिए और उनके वेटिंग स्केल जो होते हैं अ, वो भी किस तरह काम करते हैं और कहाँ पे करप्शन होने की संभावना है, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा हम जैसे कि और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और ये पूरा का पूरा मैटर आपको टेलीग्राम चैनल railwayexam.in पे मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेडिकल और स्टोर के लिए जो है ये आपको कुछ क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, और ये इसकी रिपीटेशन की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है जब आप अ, इस तरह के एग्जामों को इंडियन रेलवे पे किसी भी जोनल लेवल पे आप फाइट करने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं तो के लिए। अब जैसे सीवीसी है, तो सीवीसी क्या है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि क्या है, तो इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, ठीक है। इसी तरह सीबीआई क्या है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एसडीजीएम जैसे कि सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर जो होते हैं, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है। आई पास, ठीक है, बीआईएस, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। ये कमिटी है। इसी तरह नीड्स है, ठीक है। तो सीवीसी क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एसडीजीएम सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर, आई पास इंटीग्रेटेड पे रोल अकाउंटिंग सिस्टम, बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, डीआरयूसीसी डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी, एनआईटी नोटिस ऑफ टेंडर। एक्चुअली नोटिस ऑफ इनवाइटिंग, एक्चुअली यहाँ पे नोटिस ऑफ इनवाइटिंग टेंडर होता है, ठीक है, जो भी है यहाँ पे वो क्लियर नहीं है। बुक ऑफ सैंक्शन है बीओएस, जो कि हर साल जारी किया जाता है। अब आपको बताना है कि किस महीने में इंडियन रेलवे के पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा ये किया जाता है। कोर जो है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है आपको बताना चाहिए, ठीक है, वैसे ये इलाहाबाद में है। सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसी तरह के सवाल जो आपको दिए जाएंगे, ये 10 है यहाँ पे, तो ये 20 मार्क के कर दिए गए हैं। ये एक तरह का ऑब्जेक्टिव ही है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप जो वाकई में वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। इन द लीगल कॉन्टेस्ट व्हाट इज एसएलपी, एसएलपी इज ए लीव स्पेशल लीव पिटीशन, जो यहाँ पे मार्क किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमिटी इन जोन इज प्रेसिडेड बाय हु एमंग द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, यानी कि पीसीपीओ, ठीक है। क्वेश्चन के रिपीटिशन है यहाँ पे। Which number of form standard form is used issue of major penalty charge sheet on disciplinary proceedings। तो प्रोसीडिंग्स के लिए जो मेजर है वो ऐसे 5 है, ठीक है। यहाँ भी रिपीटेशन है। ये क्वेश्चन जहाँ से लिए गए हैं और जिन्होंने बनाया है वहाँ पे इन्होंने थोड़ा ध्यान नहीं रखा है, पर कोई बात नहीं।
हमें जो जो समझना है वो बात यही है कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि 1968 के जो पेनल्टीज के बारे में जिक्र किया गया है वो रूल नंबर 9 में किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी अपॉइंटेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो कितने लोगों से कम नहीं हो सकते, तो 2 लोगों से कम नहीं हो सकता ये। ठीक है। वेयर अपॉइंटिंग अथॉरिटी आर नॉट अवेलेबल, हु शुड बी ट्रीटेड एज अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो जब कोई नहीं रहता है तो जीएम ही होते हैं। ठीक है। तो ये क्लियरली है। रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन जो है उनके ऑफिशियल कितने केस में कर सकते हैं, तो ये 3 केस के साथ ही उनको बाउंड किया गया है कि इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अब इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हु इज़ द फर्स्ट एंड प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर। तो जॉन मथाई फर्स्ट थे और अश्विनी वैष्णव जी अभी वर्तमान में हैं। लार्जेस्ट जो रूट के हिसाब से जो जोन है वो नॉर्दर्न रेलवे है। नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। चाइल्ड केयर लीव में बी अवेल्ड मिनिमम ऑफ 15 डेज। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से गलत है। यहाँ पे 5 डेज होना चाहिए, मिनिमम ऑफ 5 डेज एंड मैक्सिमम टाइम्स तो 3 डेज होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि एक थोड़ा गड़बड़ है क्वेश्चन। ठीक है। नेम ऑफ द रेलवे ऑफ नेम ऑफ चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो उस समय के जो विनोद कुमार यादव थे जिस वक्त ये क्वेश्चन आया है वहाँ पे, तो उस वक्त दिया गया है। अभी तो आपको पता ही है बीके त्रिपाठी जी हैं। तो ये ये क्वेश्चन गड़बड़ है। पर हमको ये जानना है कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। वे डज ओनली ट्रेन फॉर वुमेन। ए जो है फ्रॉम चर्च गेट टू बोरीवली इन मुंबई है। तो ये क्वेश्चन सही है। 6 मंथ इज द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ आरएमएस सिलेक्टेड। तो ये यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। ये जिन्होंने भेजा है उन्होंने नाम नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ इम्पोर्टेंट बताया है कि इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है। देखिए नर्सिंग अलाउंस इज पेएबल एट व्हाट रेट। तो 70 to 100 रुपीज़ पर मंथ मिलता है उनको। ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो इस तरह है कि आपको हिंदी से भी सवाल आएंगे जो 10% है। तो अगर 100 क्वेश्चन मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10% यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत संघ की राजभाषा क्या है, तो देवनागरी लिपि में हिंदी है। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया था, तो 10 मई 1963 को पारित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है, तो अंग्रेजी है। राजभाषा का वार्षिक राष्ट्रक्रम कौन तैयार करता है, तो राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय करता है। ठीक है। इसके अलावा जो है ये इस तरह के 3 टॉपिक दिए जाएंगे आपको। जैसे कि उन्होंने सजेस्ट किया है कि इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 जो है अभी हुआ है, जिसमें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बनी है हमारे भारत की सेकंड लेडी प्राइम प्रेसिडेंट। तो उनके बारे में आपको लिखने के लिए आ सकता है। इसके अलावा गुडविल इज द ओनली एसेट दैट कंपटीशन कैन नॉट अंडरसेल और डिस्ट्रॉय। तो ये एक टॉपिक जो किसी एग्जाम में आई हुई है और फर्स्ट जो है वो सजेस्ट किया गया है, सेकेंड वाला किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें आपको आ सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है, कोविड पे आ सकता है, तो वो देखना है। आपको इसके अलावा उन्होंने सजेस्ट किया है कि भाई आप इसको प्रेसिडेंट इलेक्शन जो अभी हुई है उसके जो प्रोविज़न है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न या प्रोसीजर है, उसको आपको देख लेना चाहिए। वोट की काउंटिंग कैसे की जाती है, इस वोट के क्या वैल्यू होते हैं जिस जिस जोन में आप हैं। जैसे कि आप तमिलनाडु में हैं तो आपके एमपी एमएलए के जो वोट के कैलकुलेशन है वो बताना पड़ेगा। और जैसे कि आप यूपी में हैं तो वहाँ पे जो वोट की जो वैल्यू है वो बताना पड़ेगा। जैसे अब
कुछ लोग गुजरात से होंगे, कुछ लोग महाराष्ट्र से होंगे। तो एग्ज़ाम बहुत सारी जगह चल रही है वीआई की, तो उसके हिसाब से आपको देखना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब द करप्शन प्रोन एरिया इन द इंडियन रेलवे, हाउ कैन वी रिड्यूस मेल प्रैक्टिस इन दिस एरिया। देखिए इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को बता सकते हैं। करप्शन ये एक ऐसा चीज़ है कि ये लोभ सभी को आता है। ग्रीड तो कोई भी हो सकता है। जब पैसे की बात आती है तो लोग इसमें, तो यहाँ पे नैतिकता इम्पोर्टेंट है। एथिक्स जो है लोगों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वो यही है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसके अलावा आपको उस तरह की चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और विजिलेंस, अपने को विजिलेंट बना के रखना है ताकि ये हो। इसके अलावा एक जो वेस्टर्न जोन में एक मतलब वेस्टर्न रेलवे में एक ये है कि एक पैराग्राफ देंगे और आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ है वो हमने नहीं दिया है। इसका कारण है कि यहाँ पे हम पैराग्राफ देते तो वो कॉपीराइट्स में भी आ सकता था और किसी के द्वारा वो भी किया जा सकता था। तो आपको एक कोशिश की जा रही थी कि भाई एनसीईआरटी की बुक से दिया जाए, लेकिन वो भी कॉपीराइट के दायरे में आता है, तो हम नहीं ले पाए। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। ट्रांसलेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जो रिपोर्ट्स बनती है और एसडीजीएम और रेलवे बोर्ड को जाती है वो इंग्लिश में होती है। तो आप जिस संस्था के लिए जा रहे हैं, जिस विभाग के आप एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए आप कितने फ्रूटफुल हो सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। देखिए कि एक क्वेश्चन है, रेलवे अकाउंट आर क्लोज्ड, तो ये एक्चुअली एनुअली क्लोज्ड होता है। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है। तो इसी तरह के हैं। अब आपको कुछ चीज़ों के बारे में सजेस्ट किया गया है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप जिस जोन के लिए हैं वहाँ के आपके जनरल मैनेजर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन है। एडिशनल जनरल मैनेजर कौन है आपके पास। ठीक है। एजीएम कौन है, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर कौन है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, या अगर आप कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम कर रहे हैं तो आपको उस इलाके में पता होना चाहिए। सीपीओ कौन है, चीफ पर्सनल ऑफिसर कौन है। ठीक है, प्रिंसिपल चीफ हो, ठीक है, पीसीपीओ बोलते हैं। तो वो है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो है वो कौन है। हेडक्वार्टर का, जैसे कि हैदराबाद डिवीजन, वेयर वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ हैदराबाद डिवीजन, तो हैदराबाद डिवीजन का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, जैसे जो भी है, सिकंदराबाद डिवीजन का, इस तरह का नाम दिए गए हैं, विजयवाड़ा का। ठीक है, तो आपको वो करना है। और फिर पासेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी कुछ गड़बड़ियाँ होती है, तो उनको भी आपको जांच करना पड़ सकता है अगर पर्सनल डिपार्टमेंट से आप हैं तो। ठीक है। फिर ये हो गया। फिर इसके अलावा है कि आप जिस जोन के लिए जा रहे हैं उसमें जो भी इम्पोर्टेंट स्टेशन है वो किस किस, जैसे कि अगर वेस्टर्न जोन में है तो रतलाम किस डिवीजन में पड़ता है या किस जोन में पड़ता है, या फिर वो बताने के लिए आपको आ सकता है। जैसे कि आप राजकोट किस में आता है, क्योंकि राजकोट खुद ही एक डिवीजन है, तो उस तरह है। अहमदाबाद गांधीधाम किस डिवीजन में आता है, तो ये अहमदाबाद डिवीजन के अंदर आता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको अपने डिवीजन के बारे में, आपके जोन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कई दफ़ा पूछ देते हैं लोग, कंफ्यूज होकर गलत मार देते हैं या फिर लिखने में उनको गड़बड़ी हो जाती है। नेशनल एंथम के बारे में है, और कौन सी फैक्ट्री कहाँ है, जैसे कि रेल व्हील फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे है। ठीक है। इंडियन क्रिकेट टीम से भी कई दफ़ा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस तरह के हैं। इन्वेंशन से भी पूछे जा रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब उत्तरांचल का राजधानी कहाँ है। ठीक है, एक्चुअली अब उत्तरांचल नहीं रहा, ये उत्तराखंड हो गया। ठीक है, तो ये काफ़ी कुछ है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। देखिए साउथ सेंट्रल रेलवे से काफ़ी कुछ क्वेश्चन उन्होंने सजेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट है कि विजिलेंस बुलेटिन जो 2021 है उसके अंदर ये एक ये है
कि मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्रों को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए, उसे सदैव ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का उच्चतम मानकों के प्रति बद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए। तथा मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी और कानून के नियमों का पालन करूंगा। न तो मैं रिश्वत लूंगा और न रिश्वत दूंगा। सभी कार्य ईमानदारी और पारदर्शी रीति से करूंगा। जनहित में कार्य करूंगा। अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी और कानून के नियमों का पालन करूंगा। जब ये दोनों चीजें होंगी ना, तो रिश्वत लेने और देने के कहीं पे जिक्र ही नहीं होगा। रिश्वत लूंगा नहीं और दूंगा नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत पेशेंस के साथ आपको इंतजार करना चाहिए कि, क्योंकि हम जो जब काम करते हैं तो वी आर बाउंड रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस। ठीक है। और उन्होंने चार्टर भी दिया हुआ है, तो वो उसको हम फॉलो करते हैं। लेकिन कई बार प्रैक्टिकल में उस फॉलो नहीं होने के कारण इस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं कि लोग घूस देना और लेने के बारे में सोचते हैं। ठीक है। तो हमें अपने नैतिक मूल्यों के बारे में विचार करना चाहिए और उसके बाद ही इस पोस्ट के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं, जैसे सीआरबी के बारे में, आरडीएसओ के बारे में, राइट्स के बारे में, आरटीआई, आरएसएस, एफएनसीओ, क्रीज। ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ दी गई हैं और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों के ये भी कर दिए गए हैं, तो वो आपको फ्रूटफुल होगा। तो आप जाएं और ये करें। बाकी हिंदी के लिए भी इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो वो सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है। ये आपको वहीं पर मिल जाएगा, तो देखते हैं। और ये देखिए, इम्पोर्टेंट सवालों में से एक है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन एज पर 7 CBC। तो ये है 1,25,000 रुपया। मिनिमम जो है वो 9,000 रुपये है। ठीक है। फैमिली पेंशन मैक्सिमम इतना है। ठीक है। देखिए, चार्जशीट के अगेंस्ट जो अपील है वो कितने दिन में कर देना चाहिए, तो ये 45 डेज है। एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड रिक्वायर हुज सैंक्शन तो पार्लियामेंट करती है। ठीक है। देखिए, कोई भी पेनल्टी इम्पोज करने के लिए उससे पहले स्पीकिंग ऑर्डर पास करना पड़ता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक रूल ऑन डीए, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं, वो फिर वो पावर डेलीगेट करते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। कॉमन प्रोसीडिंग्स में जो है वो रूल नंबर 13 को फॉलो किया जाता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई हैं, तो आप वहाँ जाइए, देखिए और अपने हिसाब से इसकी तैयारी कीजिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और इस चैनल के माध्यम से मुझे बहुत खुशी और हो रही है कि बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। हर रोज़ कोई ना कोई मुझे ये मैसेज करता है कि सर मैंने यहाँ, मतलब कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद मुझे ज़रूर मैसेज मिलता है कि हाँ सर मैंने यहाँ क्वालिफाई किया। तो इस चैनल को की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आप लगे रहिए और अपने नॉलेज को एनहांस करते रहिए। थैंक यू सो मच।